Hello everyone. Today we are going to discuss solar power refrigeration system. आज हम सोलर एनर्जी पे जो चलने वाले हमारे उपकरण हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उसकी बात करेंगे। तो हमें सोलर एनर्जी या सोलर पावर से चलने वाले रेफ्रिजरेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज कि इसकी मैकेनिज़्म क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि सोलर एनर्जी होती क्या है, उसका उपयोग क्या है, हम क्यों इसको कैसे हार्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये सारे कुछ हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करने की ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा रेफ्रिजरेशन का पॉइंट था, तो हमने देखा था कि बिगनिंग जो हमारा सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो इसमें एक रेफ्रिजरेशन का जो हमारा हिस्सा है उसमें जो स्पेशल टाइप के रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें हमारी उस कैटेगरी में हमारा सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम आता है। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सोलर पावर रेफ्रिजरेशन मतलब ऐसा रेफ्रिजरेशन जिसको सोलर से पावर मिल रही हो। सोलर से पावर मिलने का मतलब है कि जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है उसको चलाने के लिए। और हम सब जैसे कि जानते हैं कि जो सोलर एनर्जी है वो बहुत ही अधिक मात्रा में सन से यानी सूर्य से हमको थ्रू रेडिएशन वैक्यूम से होते हुए डायरेक्टली हमारे अर्थ के सरफेस पे आ रही है। तो इस एनर्जी का हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कामों में उपयोग करते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर्स होते थे हमारे, तो सेमीकंडक्टर्स के ज़रिए भी हम बिजली प्रोड्यूस करते थे। और भी कई सारे कामों में, वाटर को हीट करने में, सोलर हीटर में, सोलर कुकर में। ये सबसे क्लीन और चीप एनर्जी है जो कि सन एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है और उसमें से लगातार रेडिएशन निकल रहा है। तो ये रेडिएशन जब हमारी अर्थ पे पड़ता है तो इसका हम उपयोग करते हैं। और जैसे भी हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सोलर कुकर के ज़रिए उसको खाना बनाने में, कुकिंग में इस्तेमाल करें, या सोलर हीटर के ज़रिए वाटर को हीट करने में इस्तेमाल कर लें, या आप बिजली बना लें। डीसी जो हमारा सोलर पैनल है जिसमें सेमीकंडक्टर्स लगे हैं, मेनली सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब लगे होते हैं। तो इस पर जब लाइट रेज पड़ती हैं, सोलर के एनर्जी फोटॉन्स इन पे इंसिडेंट करते हैं, इस पर गिरते हैं, टकराते हैं इनके सरफेस पे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और हम सब जानते हैं कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उस दिशा के अपोजिट हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। सोलर से बेसिकली हमें डीसी करंट मिलती है जिसको हम बैटरीज में स्टोर कर सकते हैं, या कन्वर्टर लगा के आप उसको एसी में भी बदल सकते हैं। ये जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट है, स्टोर करना है या बनाना है, वो डिपेंड करता है। अब बात आती है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारे कई टाइप के थे। सबसे पहले हमने पढ़े थे जो आइस रेफ्रिजरेशन, फिर हमने पढ़ा एयर रेफ्रिजरेशन जिसमें क्विक रिव्यू हम कर लेते हैं कि हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसे हमारा जो क्लासिफिकेशन था। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो बहुत पुराने टाइम में यूज़ हो रहा था, अब ये यूज नहीं होता है। इसमें हम आइस का उपयोग करते थे एज ए कूलिंग के लिए आइस का उपयोग करते थे, सॉलिड आइस का। उसके बाद हमारा एयर रेफ्रिजरेशन आया। एयर रेफ्रिजरेशन में हमारे दो थे, एक रिवर्स कार्नट साइकिल था और दूसरा बेल कोलमन साइकिल पर आधारित रेफ्रिजरेशन था, जिनको हम एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज करते हैं। और उसके बाद जो हमारा तीसरा है, जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, वो वेपर कंप्रेशन था। तो वेपर कंप्रेशन में हमारे पास जो साइकिल थी उसमें आपका कंप्रेसर लगा होता था, कंडेंसर लगा होता था, इवेपोरेटर लगा होता था और एक्सपेंशन वाल्व लगा होता था। तो ये जो चार चीज़ें थी, इसमें से हम आपका रेफ्रिजरेशन जनरेट करते थे। अब उसके बाद फिर अगला जो सिस्टम क्लासिफिकेशन है हमारा रेफ्रिजरेशन का, वो है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये जैसे कि नाम से ही इसमें क्लियर हो रहा है,
इसी टॉपिक का हिस्सा था, इस चैप्टर का हिस्सा था। तो यहाँ तक हम आए कि कंप्रेसर से कुछ रिलेटेड इशूज़ हुआ करते थे, जैसे कि पहले वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्रेसर में कुछ प्रॉब्लम्स थे, और उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए और दूर करने के लिए हमारा ये सिस्टम आया। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में क्या होता है कि कंप्रेसर को हम एब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के ज़रिए हटा देते हैं। तो जो हमारा कंप्रेसर है जो कि एक हाई ग्रेड मैकेनिकल एनर्जी का यूज करता है, वहीं हमारा जो एब्जॉर्बर है, जो एब्जॉर्बर सिस्टम है, यानी वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है, वो जो है लो ग्रेड एनर्जी का उपयोग करता है, और वो टाइम के साथ साथ फ़िलहाल हमें अच्छा रिजल्ट देता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो अगला सिस्टम हमारा है उसको हम कहते हैं स्पेशल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो एक तरीके से तो वेपर अब्जॉर्प्शन से ही कुछ जुड़ता है, मिलता जुलता है। स्पेशल में भी कभी कभी इसको एनर्जी के आधार पे कह सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली उसी का पार्ट है, उस चैप्टर का है, वेपर एब्जॉर्प्शन ही में ही वर्क करता है। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे, इसके जो कुछ पार्ट्स हैं इसको देखते हैं। अच्छा, सोलर, एक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि वाई वी यू नीड सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिससे पोल्यूशन, बाकी एनर्जी का यूज करने में कहीं ना कहीं पोल्यूशन क्रिएट होता है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है, जबकि सोलर एनर्जी को यूज करने में कोई नुकसान नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो इस वजह से सोलर एनर्जी का उपयोग हम करते हैं। अब सोलर एनर्जी एज ए हीट इसमें यूज करेंगे हम, ऊष्मा की तरह। तो वो ऊष्मा सोलर एनर्जी से भी हम ले सकते हैं, और भी कई माध्यमों से ले सकते हैं, जैसे किसी इंडस्ट्री से जो हीट निकल रही है, ऑटोमोबाइल इंजन्स की जो हीट निकल रही है, तो सब उन सबको यूज करके कर सकते हैं। अब सोलर एनर्जी के साथ कुछ लिमिटेशन है कि केवल ये थ्रू आउट द डे आपको रेडिएशन मिल पाता है, और थ्रू आउट डे भी जो इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सीजन। जैसे विंटर्स में इसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, या कभी कभी सोलर एनर्जी अवेलेबल ही नहीं रहती, सन अवेलेबल नहीं है तो सोलर एनर्जी ऑब्वियसली नई बात नहीं रहेगी। रेनी डेज़ में, क्लाउडी डेज़ में, ओनली समर्स में ही इसकी हार्वेस्टिंग अच्छे से हो सकती है, और जितना ज़्यादा आपको डे टाइम लाइट मिलेगा उतनी बेहतर तरीके से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद फिर एनर्जी के इस्तेमाल में जो भी हमें एनर्जी मिल रही है उसका 100% इस्तेमाल हम कर नहीं सकते, क्योंकि हर इक्विपमेंट की अपनी लिमिटेशन है, हर इक्विपमेंट में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। कन्वर्जन रेट या एफिशिएंसी का भी टर्म इन्वॉल्व होता है। अब तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जब सोलर पावर एफिशिएंट सिस्टम का डिज़ाइन किया जाए तो जो एनर्जी हमें डे के टाइम में मिले, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती है कि वो जो एनर्जी हमें मिल रही है वो हम थ्रू आउट द क्लॉक, यानी 24 आवर हम उसको अच्छे से इस्तेमाल कर लें। इसीलिए हम उसको ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं कि वो हमें इस्तेमाल में मिल जाए। अब अगला हम देखते हैं इसमें जो कैसे इसका सारा सिस्टम होता है। इसमें एक सोलर कलेक्टर लगा होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, कलेक्टर का काम होता है रेडिएशन को कलेक्ट करना। जो सारा का सारा रेडिएशन है सोलर का, वो कलेक्टर के ज़रिए ही कलेक्ट किया जाएगा। अब इसमें 2 एब्जॉर्बर लगे रहेंगे, एब्जॉर्बर है, इसीलिए सिस्टम को एक तरीके का ये मॉडिफाइड वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी कह सकते हैं कि उसी से मिलता जुलता है, उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको बनाया गया है। एक कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर का काम होता है हीट एक्सचेंज करना मीडियम में। एक रिसीवर है, रिसीवर को हम द्रवग्राही कहते हैं। तो द्रवग्राही का जो रोल है इस सिस्टम में वो ये है कि ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट को स्टोर करने में काम आता है। और एक इवेपोरेटर लगा होता है। इवेपोरेटर का सिंपल सा रूल है, ये जो हमारा सिस्टम में हमारी प्रेशर लाइंस हैं, रेफ्रिजरेंट लाइंस हैं, उसमें जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में आ रहा है
तो ये अंदर से आपका वहाँ से ऊष्मा जो है खींच के रेफ्रिजरेंट को कन्वर्ट कर देता है लिक्विड से गैस में। तो हमारा ये सिस्टम हुआ, इसमें इतने कंपोनेंट्स हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इस सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स हैं। पहला है सोलर कलेक्टर, 2 एब्जॉर्बर इसमें यूज किए जाते हैं, एक कंडेंसर है, एक रिसीवर है व एक इवेपोरेटर है। इसमें जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं वॉल्व लगे हुए हैं कई सारे। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेट है इसमें वॉल्व V1, V2, V3, देखिए वॉल्व V1 जो कि जो आपका A है, एब्जॉर्बर A है, उसके नीचे लगा हुआ है। वॉल्व V2 एब्जॉर्बर A के ऊपर लगा है और वॉल्व V3 एब्जॉर्बर B के ऊपर लगा हुआ है। जो हमारा इवेपोरेटर है वो A को वॉल्व V5 से जोड़ रहा है जो कि स्टार्ट में बंद है, जबकि B को V3 से जोड़ रहा है जो कि स्टार्ट में खुला हुआ है। यानी अभी जो इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट आएगा प्रथम दशा में वो एब्जॉर्बर B में जाएगा। अब इसमें एक सेपरेटर लगा होता है। सेपरेटर द्वारा अलग की गई अमोनिया जो होती है, अमोनिया वेपर, वो कंडेंसर में कंडेंस होके रिसीवर में जाती है। कंडेंसर इसमें हम कूलिंग वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें कूलिंग वाटर के ज़रिए हम उसको कूल कर रहे हैं जो हमारी अमोनिया आ रही है। इसके बाद कूलिंग इफ़ेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम जो हमारी लिक्विड अमोनिया है, कंडेंस अमोनिया है, उसको एक्सपेंशन वाल्व के ज़रिए, जिसको थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी कहते हैं, आपका इवेपोरेटर में भेज देते हैं। अमोनिया वेपर को वहाँ से B में भेजते हैं, जिसमें जो घोल है उसको अवशोषित कर लेता है और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बना देता है, और ये घोल फिर जनरेटर में जाता है, तो जिसको सोलर कलेक्टर भी हम कह रहे हैं। तो जनरेटर में जहाँ पे ये सोलर एनर्जी द्वारा गर्म होके वाष्प में बदलता है। यहाँ ये समझने वाली बात है कि स्टार्ट में केवल हमारा जो एब्जॉर्बर B है वही काम कर रहा है, क्योंकि एब्जॉर्बर A का जो कट ऑफ है वो इवेपोरेटर से नहीं जुड़ा हुआ है, वो कट स्थिति में है, और फिर B से जो है जो इसमें इकट्ठा होता जा रहा है और वो फिर आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखिए आगे, जनरेटर से जब आपका सोलर एनर्जी द्वारा जो हमारा रेफ्रिजरेंट और वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जा रहा है वो गर्म होके वाष्प में बदल जाता है, और ये फिर वाष्प भेज दिया जाता है कंडेंसर को, और ये पूरी साइकिल चलती रहती है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि वॉल्व V4, V5, V6 खुल जाते हैं और V1, V2, V3 बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये काम अलग तरीके से चलता है इसमें, और ये इस निकाय में जो हमारा एब्जॉर्बर है वो रुक रुक के चलता रहता है। इसके अतिरिक्त सेपरेटर व कंडेंसर के बीच में एक वाल्व लगाया दिया जाता है, और इसमें 2 एब्जॉर्बर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि सिस्टम जो है लगातार रन करता रहता है। तो हमारा ये कुछ सिस्टम था सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसमें हमने देखा। इसको मैं फिर से क्विक रिवाइंड करता हूँ। इस डायग्राम में जो डायरेक्शन ऑफ एरोज़ हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। पहले एरो से जैसे जब पहला आपका वॉल्व V1, V2 और V3 खुला रहता है, तो इवेपोरेटर से जो आपका रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो एब्जॉर्बर B में भर रहा है, जबकि जो कलेक्टर के सेपरेटर से रिटर्न आ रहा है वो V2 के जरिए A में भर रहा है और V1 से सोल्यूशन आपका जा रहा है। जब सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होता है कि V5 खुल जाएगा, V3 बंद हो जाएगा, V4 खुल जाएगा और V6 खुल जाएगा। अब क्या होगा कि जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है इवेपोरेटर से वो V5 के जरिए A में कलेक्ट होगा
चूँकि V1 बंद है तो A में उसका लेवल बढ़ता जाएगा। वहीं साथ साथ इसमें पहले से ही और V4 खुला हुआ है तो V4 में वीक सोल्यूशन बढ़ता जाएगा, और V6 के जरिए जो पहले से ही आपका रेफ्रिजरेंट जिसमें स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है वो नीचे कलेक्टर में इकट्ठा होता जाएगा। यानी सबसे पहले हमारा एब्जॉर्बर B भरना शुरू होता है, जबकि एब्जॉर्बर A जो है वो खाली होगा, और जो रिटर्न आ रहा है वो एब्जॉर्बर A में जाएगा। सेपरेटर से जो रिटर्न वीक सोल्यूशन आ रहा है वो A में जाएगा। जैसे ही आधी साइकिल बीतेगी उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो है V4, V5 और V6 खुल जाएंगे। V5 यहाँ ध्यान देने वाली बात है, V2 हमारे यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम था उसमें एब्जॉर्बर जुड़ा होता था जनरेटर से और इवेपोरेटर से, इसके साथ साथ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से भी। तो यहाँ देखिए V1 V6 जो जोड़ रहे हैं वो कलेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो दोनों में से एक ओपन रहेगा, एक क्लोज रहेगा। वहीं इवेपोरेटर से जुड़ने वाले जो वाल्व हैं वो V3 हैं और V5 हैं, और V4 और V2 जो हैं वो आपके सेपरेटर से जोड़ने वाले वाल्व हैं। तो इन तीनों में एक बार में एक सिलेंडर में कलेक्शन होगा, बाकी एक एम्प्टी होगा। अगले साइकिल में एक सिलेंडर में कलेक्शन होगा और दूसरा एम्प्टी होगा। तो ये साइकिल चलती रहती है, ये क्रिया होती रहती है लगातार। तो हमारा ये टॉपिक था। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, सबसे अच्छा फ़ायदा है कि जो पुराना एब्जॉर्बर हम यूज करते थे, पुराना एब्जॉर्प्शन सिस्टम यूज करते थे, उसमें जनरेटर में हम इलेक्ट्रिकल हीटर या स्टीम का यूज हीट करने में करते थे। और हर किसी को पता है, आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में वो चाहे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाए या फिर आपकी हाइड्रोल जो हमारी बिजली प्रोड्यूस करते हैं हम पानी से, हाइड्रो पावर प्लांट जो हमारे लगे होते हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे होते हैं, ये जितने भी प्लांट हैं, या हम जनसेट यूज करें, मैकेनिकल जनरेटर यूज करें या कोई इंजन चलाएं, इन सब से कहीं ना कहीं पोल्यूशन या कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म होता है। एक सोलर एनर्जी है जहाँ से आपको इन्वायरमेंट में हार्म नहीं होता है, इन्वायरमेंट में दिक्कत नहीं आती है, तो उसके लिए हम इसको उपयोग करते हैं। और अगला जो है कि इसमें किसी प्रकार का शोर, टूट फूट आदि नहीं होगी और इन सब से बचा जा सकता है। मेंटेनेंस भी इसका बहुत कम है, कोई इसमें जब रोटेटिंग या वैसे पार्ट्स नहीं है तो इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम रहेगा। कुछ ऐसा उसमें नहीं मिलेगा आपको कि इसका मेंटेनेंस बार बार करना पड़े। लीकेज का भी खतरा कम ही रहता है क्योंकि बहुत हाई प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा है। कंप्रेसर या पंप लगा होता है तो बहुत हाई प्रेशर जनरेट होता है, उसमें हाई प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा। इसके कुछ हानियाँ भी हैं। सबसे जो बड़ी हानि है, कुछ हर चीज़ सिस्टम के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होते रहते हैं। तो इस सिस्टम का कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत कम होती है, और जो आपको अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट चाहिए तो सोलर पैनल जो लगाने पड़ेंगे उसकी बहुत बड़ी साइज़ लगानी पड़ेगी, जो कि एक थोड़ा सा बड़ा टास्क है। और जो सबसे बड़ा एक कहीं ना कहीं इसका लिमिटेशन है कि दुनिया के हर क्षेत्र में इसका उपयोग पॉसिबल नहीं है, और वहीं इसको इस्तेमाल, वहीं इसको लगाना फिजिबल होगा जहाँ पे सन की जो अवेलेबिलिटी है वो कांस्टेंट बनी रहे, या जो पर्याप्त समय तक जो सन की लाइट है, सनलाइट है, वो उपलब्ध रहे। तो ये हमारा था सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे कैसे एक एब्जॉर्बर से हमारा सोलर कलेक्टर में जा रहा है, सोलर कलेक्टर से फिर सेपरेटर में जा रहा है। सेपरेटर बेसिकली अमोनिया वेपर और जो हमारा लिक्विड है वाटर, उसको, ये अमोनिया वेपर ही है, उसको कलेक्ट करके अलग कर रहा है। ठीक है, अब तक के लिए बस इतना ही।